बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के पेपर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। लगभग 120 से अधिक इसमें प्रश्नों को मैंने समाहित किया है, जो कि आपकी परीक्षा में आने वाला है कल। तो कल की पेपर के लिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। आपको संपूर्ण सिलेबस से बनने वाले प्रश्नों को यहाँ पर आपको रखने का प्रयास मैंने किया है और आप वो जानेंगे, ठीक है? और आपको बता दूं कि ये ऐसा वीडियो है जिसमें आपको संपूर्ण सिलेबस से ऐसे प्रश्नों को इसमें शामिल करने का प्रयास मैंने किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बहुत ही पसंद आएगा ये वीडियो, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सॉल्व मॉडल पेपर है 2024 और 25 का। 25 की परीक्षाओं में भी इंपॉर्टेंट होगा ये। समाजशास्त्र के पेपर 1 में बीए के 6 सेमेस्टर में आपको पॉइनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में जानना होता है। पॉइनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में बोलते हैं भैया क्या? फटाफट से आप बताएंगे। हिंदी में इसको आप बोलेंगे क्या? जो भारतीय समाजशास्त्री हैं उन्हीं के बारे में, या भारतीय समाज शास्त्र के अग्रदूत, ठीक है, या भारतीय समाजशास्त्र के प्रणेता, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है। इनमें बहुत सारे लोगों का नाम है, जैसे डी.एन. मजूमदार हो गए, ठीक है, जी.एस. घुरिये हो गए, इन सभी लोगों के नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे। राधा कमल मुखर्जी हैं, डी.पी. मुखर्जी हैं, इरावती करबे हैं, ठीक है, इरावती करबे लेखिका हैं, एम.एन. श्रीनिवास हैं, ठीक है, एस.सी. दुबे हैं, योगेंद्र सिंह हैं, ठीक है, ए.आर. देसाई हैं, आंद्रे बेत्ताई हैं। तो इन सभी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, कास्टा शब्द किस भाषा का शब्द है? कास्टा शब्द जो है इससे बना हुआ है अंग्रेजी का कास्ट शब्द, ठीक है, कास्ट शब्द बना हुआ है कास्टा से। तो कास्टा शब्द जो है ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा के कास्टा से बना हुआ है कास्ट, और कास्ट से बना हुआ है जाति शब्द, ठीक है, जाति, ध्यान रखिएगा। रेस शब्द की अगर बात की है तो रेस शब्द जो होता है आपका RACE, रेस शब्द जो है इसका मतलब होता है प्रजाति, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन एक पुस्तक भी अभी आप आगे चल करके पढ़ेंगे, जी.एस. घुरिये की ही पुस्तक है। तो कास्ट माने होता है प्रजाति, मतलब कास्ट माने जाति, क्लास माने वर्ग, और एक प्रकार से जो आपका रेस होता है उसका मतलब होता है प्रजातियां, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रजातीय तत्वों को जाति की उत्पत्ति का निर्धारक या निर्णायक कौन मानता है या किसने माना है? बताएं। प्रजातीय तत्वों को जाति की उत्पत्ति का निर्धारक कारण किसने माना है? तो किसने माना भैया? मतलब कि जी.एस. घुरिये ने भी माना है, डी.एन. मजूमदार भी मानते हैं, और हर्बर्ट रिजले भी मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी ने माना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किस समाजशास्त्री ने मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा, ठीक है, ये रिवीजन क्लास के तौर पर आप लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा और कल की परीक्षा में आप तबाही मचा करके आओगे। बाकी ये विश्वविद्यालय देखिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बता दूं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, कानपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो किस समाजशास्त्री ने आर्यों और अनार्यों के प्रजातीय एवं सांस्कृतिक संपर्क को जाति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी माना है? फटाफट से आप बताएंगे कि किसने माना है? तो डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसका मत है कि ब्राह्मणों ने अपने कुल और सम्मान को बनाए रखने के लिए जाति प्रथा को जन्म दिया? ये किसने माना है? जी.एस. घुरिये का कहना है कि ब्राह्मणों ने अपने कुल और सम्मान को बनाए रखने के लिए जाति प्रथा को जन्म दिया, ये जी.एस. घुरिये का कहना है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक लिखी डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जातीय नियोग्यता अधिनियम किस सन में पारित किया गया? जातीय नियोग्यता अधिनियम जो है किस सन में पारित किया गया? 1953 में पारित किया गया था, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, छोर का एक गांव पुस्तक के लेखक कौन है? तो छोर का एक गांव इस पुस्तक को लिखा डी.एन. मजूमदार ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा? जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा था? तो जी.एस. घुरिये ने ही कहा था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1959 ईस्वी में पुस्तक प्रकाशित हुई है, किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर जी.एस. घुरिये की है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेसेज
एंड जो है कल्चर्स ऑफ इंडिया। रेसेस माने प्रजाति एंड कल्चर्स, कल्चर्स माने संस्कृति। तो प्रजाति और संस्कृति मतलब भारत की प्रजाति और संस्कृति पुस्तक या रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इस पुस्तक को लिखा डी.एन. मजूमदार ने। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, जाति का परंपरागत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जाति का परंपरागत सिद्धांत प्रतिपादित किया है किसने? डी.एन. मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा में जो आ सकने वाले, उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक पुस्तक है अ ट्राइब्स इन ट्रांसलेशन, किसने लिखी है? अ ट्राइब्स इन ट्रांसलेशन पुस्तक को लिखा डी.एन. मजूमदार ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। ऐसे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। बी संस्कृतिकरण की उदाहरण किसने दी है? तो डी.एन. मजूमदार ने दी है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है, सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए बिल्कुल जरूरी है, सामाजिक नियोजन हेतु और ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए, इन तीनों के लिए भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय जनसंख्या को 7 वर्गों में मंगोलाइड, इंडो आर्यन, द्रविड़, मंगोल द्रविड़, आर्य द्रविड़, साहित्यो द्रविड़ और तुर्को ईरानी, इन सभी में किसने विभाजित किया है? मतलब प्रजातियों के अगर अकॉर्डिंग देखें तो भारतीय जनसंख्या को 7 वर्गों में बांटा है सर हर्बर्ट रिजले ने। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में 100% आएगा। अगला प्रश्न, भारत में समाजशास्त्र की प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किस विद्वान के द्वारा और कब किया गया? बताएं। भारत में समाजशास्त्र की प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किस सन में, मतलब किस विद्वान के द्वारा और किस सन में किया गया? तो डॉक्टर बिडगरी के द्वारा किया गया था 1920 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस मानव शास्त्री ने यह विचार व्यक्त किया कि पश्चिमी अफ्रीका के सोटा कॉलेज के समान भारत में भी जनजातीय ललित कलाओं की रक्षा हेतु एक कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए? तो ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना था बैरियर एल्बिन का। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैसूर विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग का आरंभ करने का श्रेय किस समाजशास्त्री को जाता है? फटाफट से आप बताएंगे। तो मैसूर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग आरंभ करने का जो श्रेय जाता है वो बी.एन. सील को जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। 1917 में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना यहाँ पर करी गई थी। अगला प्रश्न, स्नातक स्तर पर प्रथम बार समाजशास्त्र विभाग किस विश्वविद्यालय में खुला? समाजशास्त्र विभाग की अगर बात की है तो मैसूर विश्वविद्यालय में खुला था, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि समाजशास्त्र का अध्ययन स्नातक स्तर पर कहाँ पहले शुरू किया गया, तो बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में ही प्रारंभ हो गया था। लेकिन 1917 में आकर के यहाँ पर एक मतलब कि मैसूर विश्वविद्यालय में क्या खोला गया? एक समाजशास्त्र का विभाग ही बना दिया गया अलग से। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत की समाजशास्त्र की प्रथम प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? समाजशास्त्र की प्रथम प्रकाशित पत्रिका भारत की कौन सी थी? तो इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ सकता है। देखिए प्रश्न बढ़िया है, परीक्षा में आपके पूछे जाने योग्य है। देखिए, निम्न में से किसकी मोटिवेशन से या प्रेरणा से 1921 में समाजशास्त्र की दूसरी पत्रिका मैन इन इंडिया प्रकाशित हुई? तो मैन इन इंडिया जो प्रकाशित हुई 1921 से प्रकाशित हुई, ठीक है। ये प्रकाशित हुई थी एस.सी. राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। देखिए, किस भारतीय समाजशास्त्री, अच्छा एक पुस्तक है, मतलब एक प्रश्न है, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा था? तो इसको मजूमदार और मदान ने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है। टी.एन. मदन और डी.एन. मजूमदार, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के कहा था कि जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा प्रश्न ये पूछा जाता रहता है डी.एन. मजूमदार का। क्लियर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, चले अगला प्रश्न, किस भारतीय समाजशास्त्री को भारत का पीटरिम सोरोकिन कहा जाता है? बताएं। उससे पहले एक प्रश्न और बताएंगे। द इंडियन वर्किंग क्लास पुस्तक के लेखक, द इंडियन वर्किंग क्लास पुस्तक के लेखक है राधा कमल मुखर्जी। ध्यान है, किसने लिखा है? राधा कमल मुखर्जी। अच्छा बताए, राज मतलब समाज मूल्यों का एक संगठन और संकलन है, किसने कहा? राधा कमल मुखर्जी ने कहा था। तो किस भारतीय समाजशास्त्री को भारत का पीटरिम सोरोकिन कहा जाता है? तो भारत का पीटरिम सोरोकिन जो है
आर के मुखर्जी को कहते हैं, राधा कमल मुखर्जी को ही कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। राधा कमल मुखर्जी के बारे में अगर आपको और बातें बताऊं तो सामाजिक मूल्यों की अवधारणा विकसित करने का श्रेय राधा कमल मुखर्जी को ही दिया जाता है। इसके अलावा सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो भारतीय समाजशास्त्री हैं वो राधा कमल मुखर्जी ही हैं। इसके अलावा मानव समाज और मानव कल्याण के लिए मूल्यों का पालन एवं संरक्षक आवश्यक है, ऐसा भी यही मानते हैं राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी की एक पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑफ वैल्यूज, ये पुस्तक भी राधा कमल मुखर्जी की है। ठीक है, समाज मूल्यों का एक संगठन और संकलन है, राधा कमल मुखर्जी ने कहा था। तो इस तरीके से राधा कमल मुखर्जी जो हैं, अच्छा, लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अर्थशास्त्र के साथ आरंभ करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। 1921 में प्रथम विभागाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त हुए थे ये राधा कमल मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के होनहार प्रोफेसरों में से एक माने जाते हैं राधा कमल मुखर्जी। तो देखें, तो इसका करेक्ट आंसर, इनको भारत का पेट्रियम सोरोकिन कहते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने भारत में परिस्थिति की समाजशास्त्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बताएं। परिस्थिति की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो राधा कमल मुखर्जी ने, आर के मुखर्जी ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वामी विज्ञान की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी, तो स्वामी विज्ञान की अवधारणा भी आर के मुखर्जी ने प्रस्तुत करी, राधा कमल मुखर्जी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऐतिहासिक आंकड़ों और अनुभविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने किया, तो इसका अध्ययन भी किसने किया था, ऑस्कर लुइस ने किया था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव समाज एवं मानव कल्याण के लिए मूल्यों का पालन एवं संरक्षण आवश्यक है, यह कथन किसका है, तो यह कथन कहा था राधा कमल मुखर्जी ने। कौन सा कथन, मानव समाज एवं मानव कल्याण के लिए मूल्यों का पालन और संरक्षण आवश्यक है, राधा कमल मुखर्जी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक प्रघटना के अध्ययन के समीप मतलब कि समेक मतलब कि अध्ययन के जो है समेकी उपागम की वकालत करी, बताएं। डीपी मुखर्जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राधा कमल मुखर्जी। अगला प्रश्न, डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट, डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट इस पुस्तक को लिखा किसने है, राधा कमल मुखर्जी ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इंडियन वर्किंग क्लास पुस्तक के लेखक राधा कमल मुखर्जी, बहुत ही फेमस पुस्तक है, परीक्षा में 100% आती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय समाज में वे कौन से आधार हैं जिन पर क्षेत्रीय सीमांकन किया जा सकता है। देखिए, इनमें से सांस्कृतिक तथा भाषाई कारकों पर आप क्षेत्रीय सीमांकन कर सकते हैं और ऐतिहासिक और प्रशासनिक कारकों पर भी। तो इसका आ और बा दोनों राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चलें, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मार्क्सवादी विचारधारा से कौन सा समाजशास्त्री संबंधित था। तो मार्क्सवादी विचारधारा से कौन सा एक प्रकार से समाजशास्त्री संबंधित था भैया, तो डीपी मुखर्जी जो थे, ध्रुजटी प्रसाद मुखर्जी इनका पूरा नाम है, ये संबंधित है मार्क्सवादी विचारधारा से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं, जो डीपी मुखर्जी हैं ये मार्क्सवादी थे, किंतु ये स्वयं को मार्क्सवादी के स्थान पर मार्क्सवादी कहलाना अधिक पसंद नहीं करते थे। मतलब ये मार्क्सवादी कहलाना अधिक पसंद करते थे। वे भारतीय राजनीतिक आंदोलन को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का अंग मानते थे और उन्होंने भारत में इतिहास का द्वंद्ववाद या द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का विश्लेषण किया। ऐतिहासिक भौतिकवाद या ऐतिहासिक मतलब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात उन्होंने करी थी, कार्ल मार्क्स ने, और उनके विचारों को कहीं ना कहीं इन्होंने सपोर्ट किया। डीपी मुखर्जी का पूरा नाम है ध्रुजटी प्रसाद मुखर्जी। जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1894 में। इनकी कई पुस्तकें हैं। इनकी एक 1942 में पुस्तक आई थी, मॉडर्न इंडियन कल्चर, बड़ी फेमस पुस्तक है। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक 1932 में प्रकाशित हुई। ऑन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक 1945 में प्रकाशित हुई। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ पुस्तक भी लिखा 1946 में प्रकाशित हुई। तो ये बड़े विद्वान आदमी थे, ठीक है। इसके अलावा पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंसेज पुस्तक इनकी 1924 में प्रकाशित हुई, ठीक है। तो ये इनकी सब सारी पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समाज शास्त्र के भारतीयकरण से संबंधित हैं, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण से संबंधित हैं, तो ये जीएस घुरिये, AR देसाई और डीपी मुखर्जी, ये सब समाज के भारतीयकरण से संबंधित हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया भैया, तो DN मजूमदार ने
किसान आंदोलन का अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द्वंद्वात्मक अवधारणा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? द्वंद्वात्मक अवधारणा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डीपी मजूमदार ने इसको किया। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीपी मजूमदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीपी मजूमदार, ठीक है। द्वंद्वात्मक अवधारणा, डीपी मजूमदार नहीं, डीपी मुखर्जी, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से यह किसका विचार है कि भारतीय समाज में परिवर्तन को भी समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है? बताएं। यह किसका विचार है कि भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है? तो ये कहा था डीपी मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। डाइवर्सिटीज पुस्तक की रचना किसने की है? तो डाइवर्सिटीज पुस्तक को लिखा है डीपी मुखर्जी ने। प्रकाशन हुआ था इसका 1958 में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक विविधता का सिद्धांत किसने दिया? तो सांस्कृतिक विविधता का सिद्धांत भी डीपी मुखर्जी का है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सांस्कृतिक विविधता का सिद्धांत किसने दिया? डीपी मुखर्जी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन के द्वारा ही समझा जा सकता है, यह तर्क किसका है? तो भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन के द्वारा ही समझा जा सकता है, इस कथन को कहा था किसने? डीपी मुखर्जी ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। किसने समाजशास्त्र को परंपराओं का अध्ययन माना? बताएं। तो समाजशास्त्र को परंपराओं का अध्ययन डीपी मुखर्जी ही मानते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस समाजशास्त्री को भारत का मार्क्स कहा जाता है? तो भारत का मार्क्स कहा जाता है डीपी मुखर्जी को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने हिंदू समाज की विवेचना करी? बताएं। इनमें से किसने हिंदू समाज की विवेचना करी है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू समाज की विवेचना किसने करी? इरावती कर्वे राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन। इरावती कर्वे की अगर बात की जाए तो इनकी एक पुस्तक है किनशिप सिस्टम इन इंडिया। ये पुस्तक इरावती कर्वे ने लिखी है। जाति वस्तुता एक विस्तृत नातेदार समूह है, ये बात भी इरावती कर्वे ही कहती हैं। इसके अलावा जाति वस्तुता एक विस्तृत नातेदार समूह है, ये कथन बड़ा फेमस कथन है और इसको इरावती कर्वे के द्वारा ही कहा गया है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। पारिवारिक गतिशीलता का अध्ययन भी इन्होंने सबसे पहले किया, इरावती कर्वे ने। इसके अलावा इनका जन्म, मतलब इनके जन्म की अगर बात की इरावती कर्वे की, तो इनका जन्म कब हुआ था? इरावती कर्वे का जन्म कब हुआ था? इरावती कर्वे का जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1905 को, ठीक है। ये बड़ी फेमस विद्वान है, बर्मा में इनका जन्म हुआ था। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इनकी सबसे फेमस पुस्तक मानी जाती है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। इनकी मृत्यु 11 अगस्त 1970 को हो गई थी। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, महुआ परिवार पर अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया? महुआ परिवार पर अध्ययन जो किया है आईपी देसाई के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईपी देसाई। आईपी देसाई का पूरा नाम क्या है? आईपी देसाई का पूरा नाम है, अगला प्रश्न वही है। देखें, आईपी देसाई का पूरा नाम है ईश्वर लाल प्रागजी देसाई और एक है ए आर देसाई। तो आप लोग भ्रमित ना होइएगा। ए आर देसाई का फुल फॉर्म होता है अक्षय रमन लाल देसाई। तो ए आर देसाई है, उनका नाम है अक्षय रमन लाल देसाई। और जो मतलब कि आईपी देसाई हैं, ये ईश्वर लाल प्रागजी देसाई इनका पूरा नाम है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। आईपी देसाई के गुरु कौन थे? तो जीएस घुरिये जो हैं, जीएस घुरिये, ये आईपी देसाई गुरु हैं। जीएस घुरिये कर देंगे, जीएस घुरिये, ठीक है। अगला प्रश्न, आईपी देसाई का जन्म हुआ था, आईपी देसाई का जन्म सूरत में हुआ था, गुजरात में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इनका जो जन्म हुआ था आईपी देसाई का, वो कब हुआ था? 31 जुलाई 1911 को हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किया है श्रीमती इरावती कर्वे ने। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, ग्रामीण गुजरात में अस्पृश्यता व शिक्षा के समाजशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी है? तो ग्रामीण गुजरात में अस्पृश्यता और शिक्षा के समाजशास्त्र की पुस्तक जो लिखी है आईपी देसाई ने लिखी है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विस्तार से अगर आपको इसी चीज़ को देखना तो इसका ऑलरेडी मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, कई सारे मॉडल पेपर मैंने दिए हैं, आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, द क्राफ्ट ऑफ सोशियोलॉजी एंड अदर मतलब एक्सेज किस समाजशास्त्री की पुस्तक है? द क्राफ्ट ऑफ सोशोलॉजी एंड अदर एसेज, इस पुस्तक को लिखा किसने है? आईपी देसाई ने ही लिखा है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सोशल चेंज इन इंडिया इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बताएंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे।
सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एम एन श्रीनिवास की पुस्तक है। 100% ये प्रश्न आएगा। एम एन श्रीनिवास का जन्म 1916 में हुआ था, 16 नवंबर को, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। एम एन श्रीनिवास की मृत्यु कब हुई थी फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो मैसूर विश्वविद्यालय में एक प्रकार से इन्होंने 1936 में सामाजिक दर्शन शास्त्र में बीए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करी, ठीक है। इनका पूरा नाम है मैसूर नरसिम्हा श्रीनिवास, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने एक प्रकार से मैसूर का एक गांव है रामापुर गांव, उसका अध्ययन भी किया था, ठीक है। 1948 में रामापुरा गांव की कुल जनसंख्या थी 1523, उसका इन्होंने अध्ययन किया था। 19 बिंदु जातियां तथा मुसलमान निवास करते थे, तो अधिकांश जातियां अपने परंपरागत जाति व्यवसाय में संलग्न थी, जिसका इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये है एक प्रकार से। अच्छा, जजमानी व्यवस्था को लेकर के भी इन्होंने कई बातें बताई हैं, एम एन श्रीनिवास, ठीक है। वोट बैंक की परिकल्पना किसने की है, तो एम एन श्रीनिवास के द्वारा ही की गई है। अगला प्रश्न, इंडियाज विलेज पुस्तक किस समाजशास्त्री की है बताएं। इंडियाज विलेज पुस्तक जो है एम एन श्रीनिवास की है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इंडियाज विलेज पुस्तक किसकी है, एम एन श्रीनिवास की है। इसके अलावा इसको और भी लोगों ने लिखा, लेकिन एम एन श्रीनिवास की भी पुस्तक है। अगला प्रश्न, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया जी एस घुरिये की पुस्तक है, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। एम एन श्रीनिवास का जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, मैसूर कर्नाटक में, ठीक है। आपको बता दूं 16 नवंबर 1916 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एम एन श्रीनिवास, लेकिन कास्ट इन मॉडर्न इंडिया की बात करेगा तो भी एम एन श्रीनिवास लगाएंगे। 1962 में एक प्रकार से इस पुस्तक का प्रकाशन इन्होंने किया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न, एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम मैसूर नरसिम्हा चार श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक किस समाजशास्त्री की है। द रिमेम्बर्ड ब्रिज पुस्तक जो लिखा है एम एन श्रीनिवास ने लिखा है। 1978 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी। तो चाहे आपसे पूछेगा कल्चराइजेशन है संस्कृतिकरण, चाहे अलग पूछेगा पश्चिमीकरण, चाहे पूछेगा आधुनिकीकरण, इन सभी की अवधारणा कहीं ना कहीं पे किसने दी है, एम एन श्रीनिवास ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने दिया। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दिया, एम एन श्रीनिवास ने। आधुनिकीकरण की एम एन श्रीनिवास ने। दक्षिण भारत के मैसूर जिले के रामापुरा गांव का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया, तो एम एन श्रीनिवास ने ही किया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओके, आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, ओके। चले, अच्छा, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रभु जाति की अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने ही दी है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आता है। ये बताएं कि भारतीय समाज के अध्ययन से सभ्यतागत दृष्टिकोण के साथ जुड़ा है कौन। सभ्यतागत दृष्टिकोण के साथ कौन जुड़े हैं, एम एन श्रीनिवास ही जुड़े हैं, ओके। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो ग्रेसिया डी ओरेटा ने लगाया था, ये भी प्रश्न आया हुआ है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, देखेंगे सभी लोग। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष कौन थे, बताएं। इंडियन साधुज पुस्तक किसकी है, एस सी दुबे की है, ठीक है। आगे देखेंगे, इंडियन सोसाइटी, ये भी पुस्तक उन्होंने लिखी है। मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे भैया, एस सी दुबे, के एम कपाड़िया, डी पी मुखर्जी या फिर पी एच प्रभु। तो किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एस सी दुबे इज राइट आंसर। एस सी दुबे की अगर बात की जाए तो एस सी दुबे जो हैं, इनका पूरा नाम है श्यामाचरण दुबे, ठीक है। और इनके द्वारा पुस्तक एक लिखी गई द कामार पुस्तक, इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है। एस सी दुबे जो हैं, ये एक प्रकार से मानव शास्त्री भी रहे हैं, समाजशास्त्री भी रहे हैं। 1922 में इनका जन्म होता है, ठीक है। प्रारंभ में नागपुर में जो है प्राध्यापक होते हैं, उसके बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। और डी एन मजूमदार के साथ इन्होंने जो है ईस्टर्न आर्थ्रोपोलॉजिस्ट नाम की पत्रिका का संपादन भी करवाया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला के निदेशक भी रहे ये,
ठीक है। इसके अलावा जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे 1978 से 1980 तक। ICSR के नेशनल फेलोशिप मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मतलब अनुदान आयोग के अध्यक्ष, सामुदायिक ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय संस्थान कर में सलाहकार भी रहे उसमें। तो इस तरीके से आप देखेंगे बड़े विद्वान आदमी थे। 1996 में इनका निधन हो जाता है एस.सी. दुबे का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे इंडियन चेंजिंग विलेजेस पुस्तक के लेखक। इंडियन चेंजिंग विलेजेस पुस्तक एस.सी. दुबे की है, श्यामा चरण दुबे, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मानव और संस्कृति पुस्तक के लेखक, मानव संस्कृति पुस्तक भी एस.सी. दुबे ने लिखा है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संस्कृति के विकास की 6 अवस्थाओं का उल्लेख किस विद्वान ने किया? आदि मतलब पाषाण युग, पुरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण, कांस्य युग और लौह युग। ये किसने बांटा है? तो ये एक प्रकार से संस्कृति के विकास की 6 अवस्थाओं को एस.सी. दुबे ने बांटा है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए बहुल परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो बहुल परंपरा का प्रतिपादन जो किया है एस.सी. दुबे ने, सॉरी किसने किया? बिल्कुल एस.सी. दुबे ने किया है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस समाजशास्त्री ने शामीरपेट गांव का अध्ययन किया? शामीरपेट गांव बेसिकली ये सिकंदराबाद में पड़ता है। सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश का एक जिला है, वहीं पर गांव पड़ता है आपका शामीरपेट। श्यामा चरण दुबे ने इसी गांव का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण संकलन, आखेटक स्तर, पशुपालक स्तर तथा कृषि स्तर में किस समाजशास्त्री में ने अंतर किया है? बताएं। अर्थपालक, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण संकलन, आखेट स्तर, पशुपालक स्तर और कृषि स्तर, इन तीन में किसने बांटा है? एस.सी. दुबे ने ही बांटा है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मत है कि भारत में परंपरा और आधुनिकता विरोधाभास के रूप में मौजूद हैं? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास। निम्नलिखित में से किसका मत है कि भारत में परंपरा और आधुनिकता विरोधाभास के रूप में मौजूद हैं? डॉक्टर एस.सी. दुबे का मानना है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का जन्म कब हुआ था? फटाफट से आप बताएंगे। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट समाजशास्त्री है प्रोफेसर योगेंद्र सिंह। इनका जन्म कब हुआ था? बताएंगे सभी लोग। अच्छा, एक भारतीय ग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी है? एस.सी. दुबे ने ही लिखी है। ओके। विलेज इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? मैकी मैरियट ने लिखा विलेज इंडिया। ठीक है। एन इंडियन विलेज कंस्टिट्यूशन मतलब कि कंस्टिट्यूशनेस पुस्तक को डॉक्टर बी.आर. चौहान ने लिखा है। ये सब पुस्तकें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आर 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 राजस्थान विलेज पुस्तक किसने लिखी है? ब्रजराज चौहान ने लिखी है इस पुस्तक को। ठीक है। ऐसे ही और भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1932 को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनकी मृत्यु प्रोफेसर योगेंद्र सिंह की कब हुई थी? प्रोफेसर योगेंद्र सिंह की मृत्यु हुई थी 10 मई 2020 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सांदर्भिक रूप से संस्कृतिकरण जाति के सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावकारी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? बताएं, यह कथन किसका है? सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति के सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावकारी प्रक्रिया है, यह कथन योगेंद्र सिंह का है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक। आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोशोलॉजी पुस्तक को लिखा है किसने? योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी? आधुनिकीकरण की अवधारणा जो है दी है एम.एन. श्रीनिवास ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में विविधता, बताएं, भारत में विविधता जो है, भारत में विविधता में एकता की संकल्पना में इस्लामीकरण की प्रघटना की जांच किसने की? बताएं, तो किसने की? योगेंद्र सिंह ने की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कल्चर चेंज इन इंडिया आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह की पुस्तक है, बड़ी फेमस है, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। कल्चर चेंज इन इंडिया आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? योगेंद्र सिंह की पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अच्छा, पुनः संस्कृतिकरण का सिद्धांत किसने दिया? योगेंद्र सिंह ने दिया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। योगेंद्र सिंह की अगर बात की जाए तो मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, मॉडर्नाइजेशन एक प्रकार से आधुनिकीकरण की अवधारणा इन्होंने भी दी है एक, और आधुनिकीकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने भी दी है। दोनों ऑप्शन में मिलेंगे तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये।
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसका मत है कि भारत में राज्य के विकासकारी या विकासधारी उपाय के रूप में पूंजीवादी समाज के जो है संपत्ति मानकों को ग्रहण कर लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किसका मत है कि भारत में राज्य के विकासकारी उपाय के रूप में पूंजीवादी समाज के संपत्ति मानकों को ग्रहण कर लिया गया है? तो ये AR देसाई का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अक्षय रमनलाल देसाई। अगला प्रश्न है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक को लिखा है AR देसाई ने। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी पुस्तक के लेखक। द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी इस पुस्तक को लिखा है NK बोस ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, परीक्षा में आई हुई है। अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय की अवधारणा किसने दिया है? सामाजिक न्याय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? AR देसाई के द्वारा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो 6 सेमेस्टर का पेपर पहली बार हो रहा है, तो सर जी आया कब है? तो ये BA थर्ड ईयर में पहले पॉइनर्स मतलब पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पूछा जाता था, ठीक है? तो ये उसमें आया था। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। दीनदयाल उपाध्याय में और सिद्धार्थ में, इन सभी में आपके ये जो है पॉइनर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी पूछा जाता था पहले ऑब्जेक्टिव में भी। अगला प्रश्न, किस समाजशास्त्री ने ग्रामीण समाज के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो किस समाजशास्त्री ने ग्रामीण अध्ययन के मतलब ग्रामीण समाज के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो AR देसाई ने निभाई है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से भारत में क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से किसने लिखा है? SC दुबे ने लिखा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, AR देसाई के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के अध्ययन हेतु अपनाया गया उपनाम मतलब उपागम कौन सा है? तो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य इन्होंने अपनाया है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1964 ईस्वी में ग्रामीण समाज शास्त्र पर फ्रांस में आयोजित प्रथम विश्व कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? बताएं। 1964 ईस्वी में ग्रामीण समाज शास्त्र पर फ्रांस में आयोजित प्रथम मतलब विश्व कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था AR देसाई ने। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। रूरल सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। रूरल सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक को लिखा है AR देसाई ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। AR देसाई की मृत्यु कब हुई थी? तो AR देसाई का जन्म हुआ था, वैसे तो जान लीजिए, 16 अप्रैल 1915 को, और इनकी जो मृत्यु हुई है 1994 को। इनकी मृत्यु हुई थी 12 नवंबर की डेट को। चलिए अगला प्रश्न, जाति का प्रजातांत्रिक सिद्धांत किसने दिया है? जाति का प्रजातांत्रिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बाबू बाबू फटाफट से बताएंगे। जाति का जो प्रजातांत्रिक सिद्धांत है किसने दिया है, बताएं। अच्छा, कास्ट ओल्ड एंड न्यू इस पुस्तक का प्रकाशन 1969 में हुआ, किसने किया? आंद्रे बिताई के द्वारा किया गया। एक पुस्तक और है आंद्रे बिताई की, बड़ी फेमस पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्ट्राटिफिकेशन एंड ए तंजौर विलेज, 1971 में प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक भी आंद्रे बिताई की ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, अपने कमजोर को दबाते मतलब प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जाति का प्रजातांत्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो हर्बर्ट रिजले ने प्रतिपादित किया। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में उपाश्रित यानी अधीनस्थवादी परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया? तो इसमें जो है भीमराव अंबेडकर ने ऐसा किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेड्यूल कास्ट का सर्वप्रथम शेड्यूल कास्ट शब्द सर्वप्रथम प्रकाश में आया, कब आया भैया? तो शेड्यूल कास्ट जो 1931 में सबसे पहले आया। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है, जिनका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदानों में हुआ है? जे छट्टन का ऐसा मानना था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्या मानता था जे छट्टन? कि समाजशास्त्रियों मतलब कि ये कहता था कि जो है जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के मतलब कि ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदानों में हुआ है। मतलब ब्राह्मण ने ही जाति व्यवस्था बनाई, ऐसा इन लोगों का मानना है। हालांकि केवल ब्राह्मणों ने ही मिलकर के जाति नहीं बनाई है, इसमें कई लोगों का योगदान रहा है, ठीक है। और जाति व्यवस्था तो धीरे धीरे वैसे बनती रहती। क्या
वर्गों का निर्धारण किसने किया? अब इसको बोलेंगे तो कि पादरी ने किया है, चर्च ने किया, मतलब चर्च के द्वारा करा गया, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो ये थोड़ा-सा इन लोगों के द्वारा एक प्रकार से इनको लगा कि भई ब्राह्मणों ने जातियों को बाँटा है, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा इतिहास में और टटोलेंगे और रिसर्च करेंगे तो ऐसा जो है आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? संख्या दर्शाती है, संख्या दर्शाती है अस्थायित्व को, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा है? तो जाति समाज के रूप में लुई ड्यूमा ने समझा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे व्यवसायों के आधार पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या के विचारक के रूप में मतलब किसने प्रस्तुत की? तो व्यवसायों के आधार पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या की विचारक मतलब किस विचारक ने प्रस्तुत करी? तो नेस्फील्ड, रॉबर्ट नेस्फील्ड ने, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लघु समुदाय की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन भारतीय समाजशास्त्री इनमें से हैं? आंध्र बिताई भारतीय समाजशास्त्री हैं, बात ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक बात और, अगर आपको बीए करिकुलर जो है बीए करिकुलर पर मतलब बीए आपको और तैयारी करनी है इन सभी सब्जेक्ट की, तो आप बीए करिकुलर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीए करिकुलर हमारा दूसरा चैनल है। इसके अलावा अगर आपको को करिकुलर कोर्स की वीडियो देखनी है तो आप हमारे नए चैनल को, अभी नया नया मैंने बनाया है, को करिकुलर मास्टर, ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। को करिकुलर मास्टर और बीए करिकुलर और शुक्ला स्टडी पॉइंट। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।